अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज टेनेंसी एक्ट का थर्ड लेक्चर है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में सेक्शन 1 से 30 तक को डिस्कस किया है। आज हम जो है वो 31st सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो 31st सेक्शन है इसमें क्या है ये देखते हैं। डिपॉजिट्स पावर टू डिपॉजिट रेंट इन सर्टेन केसेस विद रेवेन्यू ऑफिसर्स। कहता है टेनेंट में डिपॉजिट रेंट विद रेवेन्यू ऑफिसर इफ। कहता है बाज़ ऐसा भी होता है कि टेनेंट जो है यानी किराएदार जो है वो रेंट को डिपॉजिट कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास। ये कब होता है? लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दे कि जी मैंने नहीं लेना, ये आप कम पैसे दे रहे हैं या कोई और बात हो, या फिर जो है वो रसीद देने से इनकार कर दे। ऐसी सिचुएशन में भी ये क्या है, जारी बात है रसीद नहीं है तो कल को इसका मतलब है कि उसकी नीयत खराब है, अपनी बात से मुकर जाएगा। ऐसी सूरत में भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके वो रेंट जमा करवा सकता है, जो कि इस चीज का जो है वो एक प्रूफ होगा कि उसने रेंट जो है वो टाइमली पे कर दिया और उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। टेनेंट इज इन डाउट अबाउट द राइटफुल रेसिपेंट। अब टेनेंट जो है उसको ये नहीं पता कि राइटफुल रेसिपेंट जो है वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल, जो उसने जमीन है वो उसने फादर से ली थी, अब उसकी डेथ हो गई है तो अब उसके बच्चे हैं, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ए को दे, बी को दे या सी को दे, या उनके आपस के दरमियान में जो है वो कोई तनाजात वगैरह चल रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि जी रेंट आपने मुझे पे करना है। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, रेंट उसको पे कर देगा। रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा जी, एक्सेप्ट द डिपॉजिट आफ्टर एग्जामिनिंग द टेनेंट एंड चार्जिंग प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर नोटिस इशुएंस। और वो फिर उससे फी भी चार्ज करेगा, उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एक नोटिस इशू किया जाएगा। किसको नोटिस इशू किया जाएगा? इन तीनों को, ए बी सी को, कि वो आए और आके बताएं कि ये किसका कितना शेयर है और उसके मुताबिक वो पैसे ले। ठीक है। उसके बाद है जी सेक्शन 32, इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट। रेंट डिपॉजिटेड विद रेवेन्यू ऑफिसर विल बी डीम्ड एज वैलिड पेमेंट बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। कहता है अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास उसने रेंट जमा करवा दिया है ना, तो फिर ये बिल्कुल उसी तरह कंसीडर होगा कि जैसे टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को पैसे पे कर दिए। लैंडलॉर्ड कल को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो पे कर दिया। ऑफिसर मस्ट नोटिफाई क्लेमेंट्स। ऑफिसर जो है वो नोटिस देगा, मैंने आपको बताया ना, नोटिस देना है उसने। क्लेमेंट जितने भी लैंड के जो क्लेमेंट हैं यानी कि हिस्सेदार हैं उनको बुला लेगा। एंड मे पे द पोटेंशियल सॉरी एंड मे पे द एंटाइटल पर्सन और होल्ड अंटिल कोर्ट डिसाइड। या तो एंटाइटल पर्सन उसको पे कर देगा, या फिर वो कहेगा कि जी जब तक कोर्ट का अगर फैसला जो है वो कोर्ट में उसने डिसाइड करना है कि किसका कितना हिस्सा है, तो फिर वो कोर्ट को डिसाइड करने देगा कि वो कोर्ट आए, कोर्ट डिसाइड करे और उसके मुताबिक वो उनकी रकम उनके दरमियान डिवाइड करे। दोस हु लाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफिसर फॉर सच एक्शन। ऐसा एक्शन अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर लेता है, यहाँ पे क्या एक्शन है, उसने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर रेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। राइटफुल क्लेमेंट में रिकवर फ्रॉम पेई। ठीक है, तो क्लेमेंट जो है वो रिकवर कर सकता है पेई। पेई का क्या मतलब है, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर है जिसको पे किए गए हैं। अब उसके बाद है रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच प्रोड्यूस। रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम अटैच प्रोड्यूस से क्या मतलब है कि इफ टेनेंसी प्रोड्यूस इज अटैच्ड बाय कोर्ट। अगर टेनेंसी जो है वो अटैच कर लिया कोर्ट ने, मिसाल के तौर पे जमीन जो है वो ऑनर के पास, और ड्यू टू सम रीजन वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर रहा था या कोई और बात थी, कोर्ट ने उसको अटैच कर लिया। अटैच का मतलब है जब्त कर लिया। अब क्या होगा, लैंडलॉर्ड में आस्क रेवेन्यू ऑफिसर टू सेल द प्रोड्यूस। अब जो ऑनर है वो रेवेन्यू ऑफिसर को कहेगा कि वो कि फसल खड़ी है तो फसल को बेच दो। ठीक है, और कम से कम मुझे इतने पैसे तो दो, जो रेंट के जितने पैसे होते हैं। ठीक है, मैं अगर ये कंसीडर करूं कि आपने ये जमीन मुझसे रेंट पे ले ली है, ठीक है, क्योंकि लॉ के अंदर इसकी प्रोविजन मौजूद है, अगर ऑनर की जमीन जो है वो जब्त कर ली जाती है तो उसका रेंट जो है वो ऑनर को जाएगा। ठीक है, उसका क्या जाएगा, रेंट जो है वो भी जाएगा। ये भी एक प्रोविजन इसके अंदर मौजूद है। तो वो कहेगा कि फिर आप जो है ना वो इसकी फसल बेच दें और मुझे रेंट जो है वो पे करें, कि आप जमीन तो आपने अटैच कर लिया। तो रेंट ड्यू विद इन लास्ट 1 ईयर, लास्ट ईयर का रेंट है, और रेंट फॉलिंग ड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग, और इस हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जो रेंट जो है वो ड्यू होना है, वो भी जारी बात है कि वो लाजमी पे करेगा। ठीक है, तो ये वो रेंट जो है वो उनसे डिमांड कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर से। ऑफिसर मस्ट हेयर ऑब्जेक्टर। अगर किसी को ऑब्जेक्ट है तो ऑफिसर उसकी बात सुनेगा, प्रोड्यूस को सेल कर देगा एंड पे द लैंडलॉर्ड फर्स्ट। और सबसे पहले लैंडलॉर्ड को पे करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पर रेंट की सूरत में उसको पैसे पे कर देगा। ऑफिसर्स फाइंडिंग इज लाइक डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट। तो जो ऑफिसर की फाइंडिंग है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री होती है। ठीक है, सिविल कोर्ट का डिसीजन होता है जो सिविल सूट्स के अंदर। इन लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट, इस लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट के अंदर उसका जो ऑर्डर है वो डिक्री की तरह कंसिडर किया जाएगा। उसकी लीगल हैसियत ये हो, टेनेंट ऑफ लीज फॉर द पीरियड एक्सीडिंग और इक्वल टू टर्म ऑफ द असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। यहाँ पे ये कह रहा है कि लीज एग्रीमेंट फिक्सिंग रेंट बियॉन्ड द रेवेन्यू असेसमेंट पीरियड बिकम्स वॉइडेबल। अब मिसाल के तौर पे कहता है कि ऐसा लीज पीरियड जो कि रेवेन्यू असेसमेंट से ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे आज है, हम यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेते हैं, आज है 2026। अब यहाँ पर
एक रेवेन्यू असेसमेंट होनी है, हमें पता है कि 2030 में, मिसाल ले लेते हैं ना, तो वो एग्रीमेंट जो है मैक्सिमम उसको कितना करना चाहिए, 2030 तक का करना चाहिए। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट कर लेता है 2032 तक, यहाँ तक एग्रीमेंट कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट जो है ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टी, आइदर पार्ट जो चाहे उसको वॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो चलाते रहे। सही है, तो वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है, यानी कि उसको जो है वो वॉइड करार दिया जा सकता है अगर कोई भी एक पार्टी चाहे। अब ये वॉइडेबल क्यों करार दिया जा सकता है? कहता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो इसको वॉइड कर सकता है। क्यों? इफ लैंड रेवेन्यू इंक्रीजेज, अगर लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, 2030 आया और असेसमेंट हुई, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो वो कहेगा कि भाई रेंट भी इंक्रीज करो, ठीक है, रेंट भी इंक्रीज होना चाहिए। ये जो उसने टैक्स पे करना है, अगर वो ज्यादा है तो रेंट भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, इसको वॉइड करार दे देगा, इसको खत्म कर देगा, और उसके बाद वो डिमांड करेगा कि रेंट जो है वो फेयर इक्विटेबल रेंट अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू मुझे पे किया जाए। तो ये तो लैंडलॉर्ड करेगा। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि ये इसको, इस एग्रीमेंट को टेनेंट जो है वो भी इसको वॉइड करवा देता है। वो कब होगा देखें, उसके लिए कोर्ट में जारी बात है केस फाइल करना पड़ेगा। टेनेंट जो है वो अगर अगर लैंड रेवेन्यू रिड्यूस हो जाता है तो वो ये डिमांड करेगा कि भाई मेरा रेंट भी रिड्यूस होना चाहिए, बिकॉज आपका टैक्स कम हो गया, ठीक है। अगर आपने उसको टैक्स के साथ, आपने उसको लैंड रेवेन्यू के साथ लिंक किया हुआ है, तो जारी बात है आप कम करेंगे उसको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो कहेगा जी मैं आपके एग्रीमेंट को नहीं मानता, बिकॉज 2030 तक का जो है वो असेसमेंट पीरियड था, आपने 2032 तक का एग्रीमेंट किया है, तो ये वॉइडेबल है। सही है, तो मैं इसको जो है वो नल एंड वॉइड करार देता हूं, मैं इसको नहीं मानता। एनी रेंट ऑक्यूपेशन एग्रीमेंट इज इक्वल टू द टर्म ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट। अगर कहता है कि जो भी आपका रेंट का जो ऑक्यूपेशन एग्रीमेंट वगैरह है आपका, ठीक है, ऑक्यूपेशन यानी कि कब्जे का जो एग्रीमेंट होता है, वो आपका रेवेन्यू असेसमेंट तक ही होना चाहिए। यानी 2026 में अगर आप कर रहे हैं तो 2030 तक ही करेंगे, 2027 में कर रहे हैं तो फिर आप 3 साल के लिए करेंगे 2030 तक, ठीक है। तो वो आपका जो है वो क्या है, सिर्फ असेसमेंट पीरियड तक ही होना चाहिए। इट विल कंटिन्यू टिल न्यू असेसमेंट टेक्स इफेक्ट। अगर जो है, अगर आपने 30 तक किया हुआ है, ठीक है, और उसको अटैच किया हुआ है आपने लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट से, तो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट में अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, यानी कि 6 मंथ डिले हो जाता है या 1 साल डिले हो जाता है, ये 2031 तक आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो 2031 तक ये जो पहले वाला एग्रीमेंट है यही वैलिड होगा। सही है, पहले, और रेंट भी पहले वाला ही चलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट के साथ हमने इसको लिंक किया हुआ है। अनलेस एंडेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट, या वो म्यूचुअल कंसेंट से इसको एंड कर दें, या फिर कोई लॉ पास हो जाए उसकी वजह से ये खत्म हो जाए, अदरवाइज जो है वो उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप कि ये सेक्शन 34 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर 4, रिलिंक्विशमेंट, अबैंडनमेंट एंड इजेक्टमेंट। रिलिंक्विशमेंट होता है जमीन से किसी को निकालना, बेदखल करना, ठीक है। रिलिंक्विशमेंट बाय टेनेंट फॉर अ फिक्स्ड टर्म, कहता है अ फिक्स टर्म टेनेंट, एक ऐसा टेनेंट जिसकी फिक्स टर्म है, मिसाल के तौर पर 25 ईयर्स के लिए है, ये फिक्स टर्म टेनेंट है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट और डिग्री और ऑर्डर कैन रिलिंक्विश टेनेंसी विदाउट नोटिस। इसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जैसे इसके 25 ईयर्स पूरे होंगे तो ये छोड़ के जा सकता है, क्योंकि मालिक को भी पता है कि 25 साल के लिए, 25 साल जो है वो मैंने वैसे एक बता दिया, वैसे आमतौर पे 2-3 साल के लिए भी हो सकता है। रिलिंक्विशमेंट इज वैलिड ओनली एट द एंड ऑफ द, कहता रिलिंक्विशमेंट जो है वो उस वक्त होगी जब 25 साल खत्म होंगे पूरे, ये नहीं है कि उसको पहले ही निकाल दें। रिलिंक्विशमेंट बाय एनी अदर टेनेंट, कहता अदर टेनेंट है जिनकी फिक्स टर्म नहीं है। सही है, मिसाल के तौर पर उनके साथ कोई फिक्स टर्म नहीं रखी गई है, उनके साथ ये कहा गया कि जब चाहे लैंडलॉर्ड तो इनको फारिग कर सकता है, मेरी लिंकेज टेनेंसी बाय नोटिस। तो फिर उसको नोटिस दिया जाएगा, रिटर्न और वर्बल टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड और एजेंट, अगर उसने खुद छोड़नी है, ठीक है, अगर टेनेंट खुद छोड़ना चाह रहा है तो लैंडलॉर्ड या उसके एजेंट को नोटिस देगा ऑन और बिफोर 15 जनवरी, 15 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि 15 जनवरी जो है ये वो टाइम है कि जब वो फिर वो डिसाइड कर लेगा कि अगली फसल के लिए उसने किसको जो है वो जमीन देनी है, वो उसी उसी वक्त से ढूंढना स्टार्ट कर देगा। Tenant may also request revenue officer to serve notice to landlord on his behalf। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि अगर वो नोटिस उसको सर्व ना कर सके, या उसको ये हो कि ये मैंने नोटिस सर्व किया तो ये बाद में मुकर जाएगा कि मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला, उनके दरम्यान में ट्रस्ट डेफिसिट अगर मौजूद है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि टेनेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू भी उसको नोटिस दे सकता है, ठीक है, और उसमें ये बताया होगा कि ये जमीन जो है मैं ये छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मस्ट बी बिफोर 15 जनवरी, 15 जनवरी से पहले पहले आपने देना। इफ नो नोटिस इज गिवन, अगर नोटिस दिया ही नहीं गया, टेनेंट जो है वो लाइबल रहेगा टू पे द रेंट, और वो फिर अगले एग्रीकल्चरल ईयर का रेंट जो है वो भी पे करेगा अनटिल द लैंड इज री लेट और कल्टिवेटेड बाय लैंडलॉर्ड, या तो अनटिल, जब तक कि वो लैंड जो है दोबारा किसी और को किराए पे ना दे दी जाए, या लैंडलॉर्ड उसको खुद जो है वो कल्टीवेट करना ना स्टार्ट कर दे, तब तक जो है वो रेंट उसको पे करना पड़ेगा अगर वो नोटिस नहीं देता।
तो नोटिस दे देगा तो उसकी जान छूट जाएगी। अच्छा भाई, इसके बाद देखें रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ओनली ऑफ ए टेनेंसी। अ टेनेंट कैन नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड रिलिंक्विश अ पार्ट ओनली ऑफ हिज टेनेंसी। मिसाल के तौर पे पहले उसके पास जो है वो इतनी जमीन है, अब वो ये कहता है कि भाई मैं ना इतनी जमीन जो है ये मैं खुद ही छोड़ रहा हूँ, मैंने इस पे काश नहीं करनी, अब सिर्फ मैं इसी जमीन पे काश करूंगा, तो अपनी मर्जी से वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसमें लैंडलॉर्ड की जो कंसेंट है वो जरूरी है। इफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट और मुकर्रीदार फेल्स टू कल्टीवेट लैंड एंड पे रेंट फॉर मोर देन 1 ईयर विदाउट सफिशिएंट कॉज, हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि इफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट और मुकर्रीदार फेल्स टू कल्टीवेट लैंड, वो लैंड को कल्टीवेट ही नहीं कर रहे, ठीक है, और रेंट भी पे नहीं कर रहे फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया, विदाउट सफिशिएंट कॉज, और कोई रीजन भी नहीं है, ठीक है, जानबूझ के बस जमीन रखी हुई है, कल्टीवेट नहीं कर रहे, ना रेंट पे कर रहे हैं, हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर, ठीक है, तो उसकी जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाएगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। जैसे ही 1 साल खत्म होगा, 1 साल से आगे जो है वो चलेगा पीरियड, तो उसके बाद उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसने जो लाइबिलिटीज है उसकी वो भी साथ साथ पे करनी है, अनटिल अनलेस के एग्रीमेंट के अंदर कुछ और ना लिखा हुआ हो उन्होंने। अच्छा भाई, लाइबिलिटी टू इजेक्टमेंट क्या है? ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ द ऑक्यूपेंसी टेनेंट। एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कहता है या मुकर्रीदार कैन बी इजेक्टेड, उसको इजेक्ट कैसे किया जा सकता है? ही मिस यूज लैंड, लैंड का मिस यूज कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लैंड खराब हो रही है। मिसाल के तौर पे उसने लैंड दिया किसी फैक्ट्री वाले को, दे दी कि वो आप यहाँ पे अपना वेस्ट वगैरह डाल लिया करें, ठीक है, तो वेस्ट डालने से सारी बात है वो जमीन भी खराब होगी, उसके साथ वाली जमीनें भी खराब होंगी, तो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता, उसे लैंड वापस ले ली जाएगी। ही फेल्स टू कल्टीवेट द लैंड प्रॉपरली और कस्टमरीली, यानी कि वो लैंड जो है उसको उस तरह से कल्टीवेट ही नहीं कर पा रहा जिस तरह से जो है वो वहां पे कस्टम्स है। मिसाल के तौर पे वहां पे ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहता है जी मैंने जो जमीन को काश्त करना है ना वो मैंने बैलों के जरिए ही करना है, और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि इनके दरमियान जो रेंट तय हुआ है वो कैसे है, डिवीजन ऑफ क्रॉप्स। जारी बात है, अब बैलों से जो है वो अगर इतनी बड़ी जमीन को जो है वो काश्त करेगा तो उसकी क्या पैदावार आएगी, और फिर अगर जारी बात अगर डिवीजन ऑफ क्रॉप के जरिए रेंट पे करना है तो अगर ओवरऑल फसल कम होगी तो लैंडलॉर्ड को भी जो है वो कम पैसे मिलेंगे, कम फसल मिलेगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो है वो इसको यहाँ पे देखें रेंट इज इन काइंड, यहाँ पे लिखा हुआ खास तौर पे कि अगर सही तरह वो अगर जमीन को काश नहीं कर रहा तो भी उसको जो है बेदखल किया जा सकता है, विदाउट शो कॉज, विदाउट सफिशिएंट कॉज। और उसके बाद है जी ही फेल्स टू पे द एरियर्स ऑफ रेंट, रेंट के एरियर उसके पिछले सालों के रहते थे वो पे नहीं कर सका, एंड डिक्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और वो जो लैंडलॉर्ड है वो किसी कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया लेकिन वो अनसेटिस्फाई है, ठीक है, अनसेटिस्फाई से मुराद उसने पैसे अभी पे नहीं किए, अनसेटिस्फाई से मुराद हरगिज ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड अनसेटिस्फाई, का मतलब है कि डिक्री अनसेटिस्फाई है, यानी डिक्री में ये फैसला किया गया था कि आप इसका रेंट पे करें जो आपके जिम्मे है, लेकिन वो अभी भी वो पे नहीं करता, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या है उसको बेदखल किया जा सकता है। इसके बाद है जी सेक्शन 40, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। अ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट विद अ फिक्स टर्म कैन बी इजेक्टेड। कहता है एक नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट है ना, यानी ऑक्यूपेंसी के राइट नहीं है उसके पास, विद अ फिक्स टर्म, लेकिन टर्म जो है उसकी फिक्स है, उसने कहा कि जी 5 साल ये फिक्स टर्म है, लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी है, उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है? ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म। एक तो पहली सूरत तो ये है कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो खुद ब खुद जो है वो उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। अगर फर्दर जो है वो लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी ऑक्यूपेंसी या उसकी टेनेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसके बाद है जी बिफोर एक्सपायरी, लेकिन एक्सपायरी से पहले भी कुछ सूरतें हो सकती हैं, वो लैंड को मिस यूज करे, ठीक है, उसको मेकिंग इट अनफिट फॉर द इंटेंडेड यूज, ही फेल्स टू कल्टीवेट प्रॉपरली या प्रॉपरली कल्टीवेट ना कर पाए, ठीक है, और एनी ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट एग्जिस्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिक्री और ऑर्डर, या फिर कोई और इस तरह की जो है वो सूरत बन जाए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वो उसकी खिलाफ वर्जी करे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की किसी शिक की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दे, ऐसी सिचुएशन में भी इसको क्या किया जा सकता है? इजेक्टमेंट की जा सकती है। इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर इजेक्टमेंट अब क्या है जी? अ टेनेंट विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट एंड विदाउट फिक्स्ड टर्म। एक टेनेंट है जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट भी नहीं है, फिक्स टर्म भी नहीं है, ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, कैन बी इजेक्टेड एट द एंड ऑफ एवरी एग्रीकल्चरल ईयर, कोई भी एग्रीकल्चरल ईयर है उसके एंड पे उसको निकाला जा सकता है, लेकिन वो अपने डेट्स जो है उनका ख्याल रखना है कि उसको आपने नोटिस वगैरह प्रॉपरली देना है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो एक ऐसा टेनेंट जिसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट नहीं है, उसके उसकी जो पावर है वो कितनी कम है, उसके राइट्स जो है वो कितने कम है। अब उसके बाद है जी प्रोसीजर ऑन इजेक्टमेंट। रिस्ट्रिक्शन ऑन इजेक्टमेंट क्या है जी?
जनरल रूल क्या है, नो टेनेंट कैन बी इजेक्टेड एक्सेप्ट थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर द इजेक्ट। कहते किसी भी टेनेंट को आप इजेक्ट नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप उसके खिलाफ एक डिक्री फाइल ना करें, केस फाइल ना करें, ठीक है, और उसके बाद उसका डिसीजन ना आए। ये सिविल सू का जो ऑर्डर होता है उसको, या डिसीजन होता है उसको डिक्री कहा जाता है। एक्सेप्शन क्या है, इजेक्टमेंट विदाउट डिक्री अलाउड। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ सिचुएशन के अंदर जो है विदाउट डिक्री, ठीक है, विदाउट कोर्ट के डिसीजन के भी जो है इजेक्टमेंट हो सकती है। कब? व्हेन अ डिग्री ऑफ द एरियर ऑफ रेंट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जब एक पहले एक डिसीजन आया हुआ है जिसमें उसको कहा गया है कि आप इसका रेंट पे करें, लेकिन उसने पे नहीं किया, तो वो डिग्री अनसेटिस्फाई है एक्चुअल में, वो उसको दोबारा फर्दर डिग्री नहीं होगी बल्कि उससे इजेक्टमेंट करवाई जाएगी या उसको बेदखल किया जाएगा। व्हेन टेनेंट हैज नो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड डज नॉट होल्ड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, ठीक है, ना तो उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है और ना वो फिक्स टर्म के लिए है, तो भी उसको क्या किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी भी है, फिक्स टर्म के लिए भी है, तो फिर आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाएंगे या रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे, जैसे कि रूल्स में लिखा हुआ है उसके मुताबिक, और वहां जाके केस फाइल करेंगे और कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि उसको जमीन छोड़नी है या नहीं छोड़नी। उसके बाद है जी सेक्शन 43, एप्लीकेशन टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर इजेक्टमेंट इफ इजेक्टमेंट फॉल्स अंडर क्लॉज ए। कहता इजेक्टमेंट जो है वो क्लॉज ए के अंडर हो रही है, जिसमें क्या था, हमने देखा था कि एरियर ऑफ लैंड, एरियर ऑफ रेंट उसके रहते हैं, और डिग्री जो है वो अनसेटिस्फाई, यानी कोर्ट का डिसीजन भी आ गया उस पर और वो भी अभी तक फिलहाल उसने वो पे नहीं की है, स्टिल जो है वो अभी तक अनसेटिस्फाइड है। तो लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट। तो इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड जो है वो चला जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर के पास और उसे कहेगा कि काइंडली इसको यहाँ से इजेक्ट करवाएं, सही है, यहाँ से निकालें। अब उसके बाद है जी इफ इजेक्टमेंट फॉल अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, ये पिछले सेक्शन के क्लॉज बी की बात कर रहा है। टेनेंट विदाउट ऑक्यूपेंसी राइट एंड फिक्स टर्म। एक ऐसा टेनेंट है जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट भी नहीं है, फिक्स टर्म भी नहीं है, ऐसे बंदे को कैसे निकालेंगे? लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर। ऐसी सिचुएशन में भी वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा। इसका मतलब ये है कि चाहे वो एरियर ऑफ रेंट जो है उसकी डिग्री उसके ऊपर है और वो पे नहीं कर रहा उसके बावजूद भी, और या फिर जो है वो उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स भी नहीं है, फिक्स टर्म के लिए भी वो नहीं है, और उसके बावजूद भी वो पे नहीं कर रहा, तो भी वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि बराए मेहरबानी इसको यहाँ से निकलवाएं और बेदखल करें, हमें हमारी जमीन वापस दिलवाएं। देन आ जाता है जी सेक्शन 44, इजेक्टमेंट फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई द डिग्री ऑफ एन एरियर ऑन रेंट। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, फेलियर टू सेटिस्फाई द डिग्री, डिग्री का मतलब क्या है? कोर्ट का ऑर्डर। यहाँ कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? यहाँ कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि टेनेंट को कि अपना रेंट पे करो, ठीक है, पे योर रेंट, ये उसका ऑर्डर था, लेकिन वो पे नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि डिग्री इज अनसेटिस्फाइड। ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? डिग्री इज अनसेटिस्फाइड। तो व्हेन द लैंडलॉर्ड अप्लाइज अंडर क्लॉज ए एरियर ऑफ रेंट, यानी कि एरियर ऑफ रेंट है और उसके अगेंस्ट डिग्री भी है और वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये क्लॉज है, यही था ना, तो रेवेन्यू ऑफिसर सर्व द नोटिस टू टेनेंट, वो टेनेंट को नोटिस सर्व करेगा, मस्ट पे एरियर विद इन 15 डेज, उसे कहेगा कि 15 दिन के अंदर अंदर बेटा एरियर पे कर दो। नोटिस स्टेट्स दैट द डेट ऑफ डिग्री और अमाउंट ड्यू, डेट ऑफ डिग्री, अमाउंट ड्यू, यानी कि डिसीजन की डेट है, अमाउंट ड्यू इसके ऊपर कितनी है, वो सारा कुछ इसमें लिखा होगा। इफ टेनेंट फेल्स टू पे इन टाइम, अगर वो पे नहीं करता तो रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर्स इजेक्टमेंट, तो उसकी इजेक्टमेंट की ऑर्डर कर देता है, अनलेस टेनेंट शोज गुड कॉज, जब तक के जो है वो कोई अगर उसके पास रीजनेबल कॉज है तो वो पेश करेगा, अदरवाइज जो है वो इजेक्टमेंट के ऑर्डर हो जाएंगे। इजेक्टमेंट सब्जेक्ट टू द कॉम्पनसेशन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, कॉम्पनसेशन कहता है लाजमी पे की जाएगी। अगर उसकी फसल खड़ी है तो जाहिर बात है उसको कॉम्पनसेशन दी जाएगी, या फिर उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि उसकी फसल तैयार हो जाए और वो फसल उठा ले उसके पास, उसके बाद फिर उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी वो दोनों पार्टीज को सुनकर फिर ही फैसला दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 45, इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोट। अच्छा, अब ये है जी क्लॉज बी, इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट विदाउट ऑक्यूपेंसी। अब हमने क्लॉज बी में क्या पढ़ा था कि एक ऐसा टेनेंट है जिसके पास ना तो ऑक्यूपेंसी राइट है ना उसके पास फिक्स टर्म है, तो रेवेन्यू ऑफिसर इशू नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट, तो रेवेन्यू ऑफिसर नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट देगा। डेडलाइन क्या है? नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड आफ्टर 15 नवंबर, 15 नवंबर के बाद किसी भी एग्रीकल्चरल ईयर में वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 15 नवंबर के बाद जो रबी की फसल है वो काश्त कर दी जाती है 15 नवंबर तक। और उसके बाद है जी नोटिस स्टेट्स दैट द लैंडलॉर्ड नेम, नोटिस में लैंडलॉर्ड का नेम होगा, उसके बाद लैंड की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो कहाँ पे वाक़ है, खाता, खतूनी, खसरा, ये वो सारा कुछ लिखा होगा, मौजा वगैरह। एंड इन्फॉर्म्स टेनेंट टू वोकेट, टेनेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इसको वोकेट करो बाय 1 मई, ठीक है, कि यकम मई तक जो है वो क्या करो, इसको वोकेट करो और चले जाओ यहाँ। और इसके बाद क्या है, या फिर जाके सू फाइल करो 2 महीने के अंदर अंदर, कहाँ पर? सू फाइल करो। तो वो जो भी ऑर्डर्स के रूल्स में लिखा होगा कि वो सिविल कोर्ट में फाइल होना है या रेवेन्यू कोर्ट में फाइल होना है, उसके मुताबिक वो वहां पर केस फाइल करेगा। इसके बाद है जी टेनेंट मस्ट आल्सो फाइल कॉम्पनसेशन क्लेम, टेनेंट जो है उसके साथ कॉम्पनसेशन क्लेम भी फाइल करेगा
विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर कि भाई मेरी वहां पे फसल खड़ी है, मुझे उसके पैसे भी लेके दें। इफ टेनेंट डज नॉट कंटेस्ट, या फिर उसके अलावा ये कंपनसेशन इस चीज की भी हो सकती है, उसने अगर वहां पे कोई ट्यूबवेल लगाया हुआ है, वो उठा के तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि वहां बोर किया हुआ है, उसने मोटर तो उठा सकता है, लेकिन उसने बोर किया या कोई और किसी किस्म की लैंड के ऊपर इंप्रूवमेंट की हुई है, उसकी कॉम्पनसेशन भी वो डिमांड कर सकता है। उसके बाद है टेनेंट डज नॉट कंटेस्ट, अगर टेनेंट जो है कंटेस्ट नहीं करता, रेवेन्यू ऑफिसर की बात को मान लेता है, इजेक्टमेंट ऑर्डर मान लेता है, आफ्टर वेरीफाइंग नोटिस वाज सर्व्ड, द टेनेंट कंटेस्ट बट फेल्स, या फिर वो क्या होता है, इफ टेनेंट डज नॉट कंटेस्ट, अगर कंटेस्ट नहीं करता तो रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर कर देगा कि भाई आपकी इजेक्टमेंट हो गई है और बराए मेहरबानी जो है वो यहाँ से अपना सामान उठा के चले जाएं। इफ टेनेंट्स कंटेस्ट बट फेल्स, वो कंटेस्ट करता है लेकिन फेल हो जाता है, यानी यानी उसने किसी और कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी सू फाइल कर लिया, लेकिन वहां से भी जो है उसका जो दावा है वो खारिज हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट डिक्री डायरेक्ट इजेक्ट, तो कोर्ट की डिक्री के अंदर भी फिर लिखा आ जाएगा कि भाई आपको जो है वो बेदखल ही किया जाएगा यहाँ से। ऐसी सिचुएशन में भी फिर क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर ही इसके ऊपर अमल दरामद करवाएगा और उसकी इजेक्टमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद आ जाता है जी 46, पावर टू मेक रूल्स है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फ्रेम रूल्स फॉर इजेक्टमेंट प्रोसीजर, रूल्स में प्रिसाइज सॉरी रूल्स में प्रिस्क्राइब, क्या रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे, फॉर्म एंड लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन एंड नोटिस, एप्लीकेशन जो है उसका वो किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, नोटिस जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर रूल बनाएगा कौन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बीओआर जो है वो इसके ऊपर रूल बनाएगा। और मैनर ऑफ साइनिंग एंड अटेस्टेशन ऑफ दीज एप्लीकेशंस एंड नोटिस, साइन कौन कौन करेगा, अटेस्ट उसको कौन करेगा, एप्लीकेशंस और नोटिस को, ये सारी सारी चीजें जो है वो भी रूल्स में डिसाइड की जाएंगी, बिकॉज एक्ट जो है वो इन चीजों के अंदर साइलेंट होता है, क्योंकि एक्ट जो है उसमें जर्नल एक्सप्लेनेशन होती हैं, कुछ जर्नल चीजें होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 47, टाइम फॉर इजेक्टमेंट। Normally, an ejectment or degree order tenant removal can only be executed between 15th मई से 15 जून। अब 15 मई से 15 जून के दरमियान ही कहता है इजेक्टमेंट की डिग्री है या ऑर्डर है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो गंदम की कटाई है ना, वो आमतौर पे मार्च और अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो अगेती फसलें हैं तो वो मार्च में, बाद वाली जो है वो अप्रैल में। और आमतौर पे 15 मई तक जो है वो जमीन खाली हो जाती है, वेकेट हो जाती है, 15 मई से 15 जून तक आमतौर पे जमीन जो है वो खाली रहती है, तो इसलिए ये वाली डेट्स जो है डिसाइड की गई हैं। ये जो पंजाब का क्लाइमेट है और यहाँ पे जो क्रॉप्स का जो सर्कल है उसको देखते हुए, क्रॉप साइकिल को देखते हुए जो है वो ये डेट डिसाइड की गई है। दीज डेट्स आर फिक्स्ड बिकॉज इट इज द टाइम आफ्टर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, ठीक है, ये वो इसलिए ये डिसाइड की गई है कि उस टाइम क्रॉप को जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फसलों की कटाई हो जाती है। और एक्सेप्शन क्या है इसमें, इफ द कोर्ट इन केस ऑफ डिक्री और द रेवेन्यू ऑफिसर इन केस ऑफ ऑर्डर, अगर कोर्ट अपनी डिक्री में या रेवेन्यू ऑफिसर अपने ऑर्डर में अंडर सेक्शन 44 ये लिख दे, तो स्पेशल डायरेक्शन कोई दे दे, तो इजेक्टमेंट इससे पहले भी हो सकती है, ठीक है, इस लिमिट्स के बियॉन्ड भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर जारी बात है कोर्ट कहेगा कि जी जो इसने पैसे लगाए हैं, जो इसने खाद बीज वगैरह डाला हुआ है, उसकी कॉम्पनसेशन इसको पे की जाए। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 48, रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर होता है जब्तगी, जमीन को जब्त कर लेना। इफ द टेनेंट फेसिस इजेक्टमेंट, अगर टेनेंट जो है उसको इजेक्टमेंट का ऑर्डर हो गया अंडर सेक्शन 39 या 40, कोर्ट में अवॉइड इजेक्टमेंट, कोर्ट जो है वो इजेक्टमेंट रोक देगी। अब अगर इफ डैमेज और इंजरी कैन बी रेमेडीड, अगर वो टेनेंट जाके कहता है कि जी मैं जो भी इसका मसला है वो मैं हल कर देता हूँ, मुझे ये जमीन से बेदखल ना करे, यानी मिसाल के तौर पे रेंट रहता है पे करने वाला, वो पे नहीं कर रहा, वो कहता है जी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, सही है, मैं रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ और फौरी तौर पे जमीन मुझसे बेदखल ना करवाई जाए। कॉम्पनसेशन टू लैंडलॉर्ड इज इनफ, और लैंडलॉर्ड को जो कॉम्पनसेशन या रेंट पे किया जा रहा है वो भी इनफ है, वो कोर्ट अगर ये देखती है कि वाकई वो तो कॉम्पनसेशन तो पे कर रहा है, तो और क्या मसला है लैंडलॉर्ड को, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो फिर इजेक्टमेंट को अवॉइड कर देगा, अवॉइड करेगा या रोक देगा। कोर्ट कैन ऑर्डर टेनेंट टू फिक्स द इंजरी, फिक्स द इंजरी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसने उसको कोई जो है वो फिजिकल इंजरी पहुंचाई, इसका मतलब ये है कि जो उसका मसला है वो उसने हल कर दिया ना, अगर टेनेंट ने लैंडलॉर्ड का जो मसला है, तो एट फिर वो जो है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट में एक्सटेंड दिस पीरियड फॉर स्पेशल रीजन, कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, उसकी इजेक्टमेंट के ऑर्डर वापस ले सकता है, ठीक है, उसकी टेनेंसी का पीरियड बढ़ा सकता है। अब इसी सेक्शन के अंदर सेक्शन 48 के अंदर ही कुछ और लिखा हुआ है, उसने द टेनेंट रेमेडीज द इंजरी एंड पेज द कॉम्पनसेशन इन टाइम, उसकी इंजरी को की रेमेडी कर देता है, ठीक है, यानी जो भी उसको पैसे वगैरह चाहिए थे, जो रेंट उसका रहता था वो पे कर देता है,
या उसकी जो कॉम्पनसेशन रहती है वो पे कर देता है, नो इजेक्टमेंट डिग्री विल बी मेड। तो इजेक्टमेंट डिग्री जो है कोर्ट इसमें ऐसी सिचुएशन में नहीं करेगी। अगर उसने अब पे ही कर दिया, जिसकी वजह से वो सारा मामला चल रहा था रेंट की वजह से, अगर उसने रेंट ही पे कर दिया तो आगे वो उसको ये तंबीह जरूर करेगा कि आप टाइमली रेंट पे करें, लेकिन जो है उसको इजेक्टमेंट नहीं करेगा, उसको बेदखल नहीं करेगा जमीन से। उसके बाद देखें जी सेक्शन 49 है, राइट्स ऑफ इजेक्टेड टेनेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप्स एंड लैंड प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग इफ अनकट और स्टैंडिंग क्रॉप आर ऑन द लैंड। अगर जमीन के ऊपर फसल खड़ी है, ठीक है, तैयार है, कटी नहीं है अभी तक, एट द टाइम ऑफ प्रपोज इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट के टाइम, द टेनेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड अंटिल हार्वेस्ट। तो टेनेंट को उस वक्त तक वहां से नहीं हटाया जा सकता, भगाया जा सकता, जब तक कि वो हार्वेस्ट ना कर ले उसको, फसलों की कटाई ना कर ले। और द लैंडलॉर्ड मे पे द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स एंड इजेक्ट इमीडिएटली। और या फिर ऐसा हो कि लैंडलॉर्ड कहे कि जी ठहरें, आप जो है ना वो इंतजार ना करें, बल्कि मैं आपको आपकी जो फसल खड़ी है उसके पैसे दे देता हूँ, तो आप पैसे ले लें, फसल जो है मैं खुद ही काट लूंगा और आप अभी फौरी तौर पे चले जाएं छोड़ के इसको। अगर वो एग्री करता है तो वो जा सकता है। इफ द टेनेंट हैज प्रिपेयर्ड द लैंड, उसने लैंड प्रिपेयर की, यानी कि हल वगैरह चलाया उसमें और उसमें खाद वगैरह डाल दिया, पानी लगा दिया पहला, बट नॉट सोन, लेकिन अभी तक जो है वो बीज नहीं लगाया, दे आर एंटाइटल्ड टू द कॉम्पनसेशन फॉर द लेबर एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर भी स्टिल लेबर और इन्वेस्टमेंट तो उसने की है ना। अब उसने ट्रैक्टर चलाया तो ट्रैक्टर का जो है वो डीजल लगा होगा, ठीक है, ट्रैक्टर की मेंटेनेंस है, इसके अलावा एक बंदा लगाया होगा, जहां वहां पे साथ या दो तीन बंदे लगाए होंगे जो जिन्होंने उसके साथ मिलकर हल चलाया उसमें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसकी कॉम्पनसेशन बनती है। एंड इजेक्टमेंट इज स्टेड, और इजेक्टमेंट को उस वक्त तक स्टे कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, अंटिल पेमेंट इज मेड, जब तक उसको पेमेंट नहीं की जाती है। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 50, रिलीफ फॉर रॉन्गफुल डिस्पोजेशन। डिस्पोजेशन होता है कब्जा खाली करवाना। कहता है अ टेनेंट डिस्पोजेस्ड विदाउट कंसेंट और इजेक्टेड अंडर एन ऑर्डर दे कंटेस्ट में, ठीक है, और इजेक्टेड अंडर एन ऑर्डर दे कंटेस्ट, यानी उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता है या बेदखल कर दिया जाता है। विद इन 1 ईयर वो क्या कर सकता है, 1 साल के अंदर अंदर फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन, कि वो केस फाइल कर सकता है, फाइल अ सूट, ठीक है, केस फाइल कर सकता है अपनी कब्जा वापस लेने के लिए, या ऑक्यूपेंसी वापस लेने के लिए, या कॉम्पनसेशन के लिए, या दोनों चीजों के लिए, ठीक है। तो वो केस फाइल कर सकता है, उसमें ये भी कह सकता है कि मुझे दोबारा कब्जा दिलवाया जाए, या ये भी कह सकता है कि मुझे जो है वो इसका मुआवजा दिलवाया जाए, या ये भी कह सकता है कि मुझे मुआवजा भी दिलवाया जाए और कब्जा भी वापस दिलवाया जाए, क्योंकि मेरा राइट है इसके ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो कोर्ट फिर जो है वो इसको देखेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी और फिर फैसला करेगी, ठीक है। अगर सिविल कोर्ट है तो वो अपनी डिक्री इशू करेगी, यानी डिसीजन इशू करेगी, और अगर जो है वो रेवेन्यू कोर्ट है तो वो अपना उसका ऑर्डर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो दोनों पार्टियों को सुन के फैसला किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है जी। तो अभी मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है, तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।